तो द्विवेदी युग से जो प्रश्नों की श्रृंखला बनती है, पहले तो आप ध्यान दीजिए। अब गुप्त जी की सबसे अधिक रचनाएं आपको मिलती हैं कि नहीं? आचार्य द्विवेदी की भी कुछ रचनाएं मिलती हैं। तो कोशिश आप ये करिए, द्विवेदी युग को पढ़ने के लिए जो जरूरी कवि हैं आप उन्हीं को केवल पढ़िए। हम आपको बताए थे कि द्विवेदी युग के कवि दो भागों में बटे थे, एक द्विवेदी मंडल के कवि, एक द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो कौन से कवि द्विवेदी मंडल में थे, कौन से कवि द्विवेदी मंडल में नहीं थे, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब जो प्रश्नों की श्रृंखला द्विवेदी युग से बनती है, आप लोगों को प्रश्नों को जो है बताना है। अब प्रश्न है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि, द्विवेदी युग का कौन सा कवि प्रबंधकार है, प्रबंधकार है? इसका उत्तर क्या होगा? कौन प्रबंधकार है? मैथिली शरण गुप्त जी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार आता है कि द्विवेदी युगीन प्रबंध परंपरा को जीवित रखने का श्रेय किसको जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र ये किसकी पुस्तक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। यही प्रश्न दूसरे तरह से भी बनता है कि आचार्य द्विवेदी अर्थशास्त्र पे कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक किस पे आधारित है? अर्थशास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। फिर एक प्रश्न पूछता है, किसे साहित्य निर्माता, क्या साहित्य निर्माता या रसज्ञ रंजन कहा गया? तो महावीर प्रसाद जी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा गया? साहित्य निर्माता और रसज्ञ रंजन। अब फिर यह अगला प्रश्न जो बनता है, किस कवि ने आजीवन ब्रज भाषा में रचना की? तो कौन है बताइए? हाँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। तो हम सीधा रत्नाकर लिख दे रहे हैं। रत्नाकर और कविरत्न ये दो ऐसे कवि हैं जो द्विवेदी युग में रह करके आजीवन ब्रजभाषा में रचना किए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसने लिखा? बताइए। वैदेही वनवास किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न बनता है, साकेत की रचना कब हुई? 1900। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथ है तो द्विवेदी युगीन। साकेत ग्रंथ किस युग में लिखा गया, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? छायावाद में। छायावाद का समय क्या है? 1918 से 36। अब ये प्रकाशित कब हुआ? तो पूछा जाता है कि द्विवेदी युगीन वह कौन सा महाकाव्य है जो छायावादी युग में प्रकाशित हुआ? तो साकेत। साकेत किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का। ध्यान दीजिएगा, साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। क्या अर्थ होता है? अब ध्यान दीजिए, साकेत की नायक और नायिका कौन है?
हाँ, साकेत की नायिका या नायक कौन है? उर्मिला। और उनके पति देव कौन है? लक्ष्मण। सही है। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह क्या है? बोलिए। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह, बस भूल गए? रंग में भंग। क्या है? ये कब आया? 1909 में। कहा भैया 5 में कहाँ आया? 1909 में। रंग 9, वध 10, यशधर 32, द्वापर 36, जय भारत 52, साकत 31 और विष्णुप्रिया 57। बस हम सन भी बता दिए कि कौन कौन सा ग्रंथ जो किस सन में लिखा गया। विष्णुप्रिया अंतिम ग्रंथ है, ये 1957 में लिखा गया। साकत 31 में लिखा गया। भारत भारती 12 में लिखा गया। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन सा महाकाव्य नायक नायिका विहीन महाकाव्य है? नायक नायिका विहीन महाकाव्य तो क्या है? भारत भारती। कब लिखा गया? 1912। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काबा और करबला किसने लिखा? काबा और करबला किसने लिखा? है? कौन? जयशंकर प्रसाद बोला है जी? न कोई बोला है? आप बोलिए, आप ही में से आवाज थी किसी की? काबा और करबला गुप्त जी लिखे हैं। किसने लिखा? अच्छा ध्यान दीजिएगा, किस द्विवेदी युगीन कवि को दद्दा कहा जाता है? हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? दद्दा। और जयशंकर प्रसाद की मृत्यु पर यही कहे थे, जयशंकर कहते कहते हम अब भी काशी आएंगे, किंतु प्रसाद न विश्वनाथ को मूर्तमान हम पाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास कब लिखा गया? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, नकल करो, पन्ना पलटिए, नकल करिए। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कब लिखा गया? 1914 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा गया। प्रिय प्रवास। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास किस छंद में लिखा गया है? बहा के मरकरवा मारेंगे, बस जान लीजिए। प्रिय प्रवास द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है, यानी संस्कृत के वर्ण वृत्तों पे, यानी वर्णिक छंद पे लिखा गया महाकाव्य है प्रिय प्रवास। द्रुत विलंबित छंद, न भर द्रुत बताए थे, न भ र, नगर भगड़ भगड़ और रगड़ मिला करके कुल 12 वर्णों का ये छंद होता है, द्रुत विलंबित छंद। और इसकी पहली लाइन क्या है? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अवराजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो यहां से बनेगा, उद्धव शतक। अरे भैया शांत रहो, हम पूछेंगे कुछ और, आप लोग पहले बच्चे कदे कुछ और बोल देते हो। उद्धव शतक कैसा ग्रंथ है?
अब बताइए, उद्धव शतक कैसा ग्रंथ है? प्रबंध काव्य है कि मुक्तक काव्य है कि खंड काव्य है कि प्रबंध मुक्तक दोनों है? हाँ, अगर पूछे कि उद्धव शतक कैसा ग्रंथ है तो उद्धव शतक प्रबंध मुक्तक दोनों ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, ये प्रबंध काव्य भी है लेकिन ये मुक्तक काव्य भी है, यानी इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की मौलिकता भी देखने को मिलती है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबय लगी। फिर आप देखेंगे हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, पूछन समय लगी। इंटरमीडिएट में है ये कविता, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पूछा भी जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम कली तथा भ्रमरदूत किसकी रचना है? बताइए। प्रेम कली तथा भ्रमरदूत, हाँ नकल कर लो, यही कमी है आप लोगों में। सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। सत्यनारायण कविरत्न क्या लिखे? प्रेम कली और भ्रमरदूत। ध्यान दीजिएगा, ये भी बताए हैं कि ये मालवा की काली मिट्टी देख करके क्या कहते हैं? या माटी, ब्रज भाषा में लिखते थे, या माटी हमारे कन्हैया न खाते। ध्यान दीजिएगा, तो सत्यनारायण कविरत्न क्या लिखे? प्रेम कली। और अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और विवादित प्रश्न, किसे हिंदी का पाणिनि कहा गया? किसे हिंदी का पाणिनि कहा गया? तो किसे कहा गया? किशोरी दास वाजपेयी। हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन इके लिख लीजिए भैया, बताओ। अच्छा, कितने लोग कामता प्रसाद गुरु बोल रहे हैं? नकल कर ली? देख लो भैया, पहले जो है कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है हिंदी व्याकरण, और हिंदी शब्दानुशासन किसकी पुस्तक है? किशोरी दास वाजपेयी। नकल नहीं, अकल। कॉपी बंद कर लीजिए। अगर कॉपी बंद नहीं करेंगे तो आपका जो है तैयार नहीं होगा द्विवेदी युग। अब चलो अभी प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण पुस्तक, हिंदी व्याकरण पुस्तक जो 1920 ईस्वी कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब लगाई है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। इसी किताब में कामता प्रसाद गुरु जो सर्वनाम को क्या कहे हैं? संज्ञा प्रतिनिधि विशेषण की क्या परिभाषा दिए हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करे उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो द्विवेदी युग से और पूछा जाता है बार बार, वो है रस कलश। बताइए, रस कलश कौन लिखा? रस कलश की भाषा क्या है? रस कलश कैसा ग्रंथ है? रस कलश रीति निरूपण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? रीति निरूपण या रीति निरूपक ग्रंथ है। ये किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में। और रस कलश सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रस कलश किसने लिखा? तो हरिऔध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चोखे चौपदे, चोखे चौपदे किसकी रचना है?
ये भी हरिऔध की रचना है। अच्छा, एक प्रश्न इन्हीं हरिऔध से ही और बनता है, इसको क्लियर कर लीजिए, बात नहीं। किसे कवि सम्राट की उपाधि दी गई? ध्यान देना इस प्रश्न को, किसे कवि सम्राट कहा गया? तो हरिऔध जी। इन्हीं की एक पंक्ति है, 4 डग हमने भरे तो क्या हुआ, लिखवाए हैं, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी होगा न ऐसा एक भी, जो न होवे खूब उर्दू जानता। अब हरिऔध से कोई प्रश्न बनता उनता नहीं है। वैदेही वनवास हो गया, कौन लिखा? परिप्रवास कौन लिखा? रसकलश कौन लिखा? चोखे चौपदे चुभते चौपदे कौन लिखा? किसे कवि सम्राट की उपाधि दी गई? अब हरिऔध से इससे ज्यादा कोई प्रश्न बनता उनता नहीं है। अब आइए, शुक्ल जी किसे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं? शुक्ल जी किसे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं? बस भुला गए, मतलब हमारी पढ़ाई और आप लोग भूलते जाइए। शुक्ल जी किसे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहें? श्रीधर पाठक। आपको हम बताए थे, जब भारतेंदु युग के कवि कहें कि खड़ी बोली में काव्यात्मक क्षमता नहीं है, तो सबसे पहला विरोध कौन किया था? श्रीधर। और उसी समय अयोध्या प्रसाद खत्री 1888 ईस्वी में क्या कौन सी पुस्तक लिखे थे? खड़ी बोली का पद्य पुस्तक लिख करके एक आंदोलन चलाए थे, और जिसकी भूमिका कौन लिखा था? फ्रेडरिक पिनकॉट। तो खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है? श्रीधर पाठक। और इन्हीं को शुक्ल जी जो है क्या माने? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माने। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? इन्हीं श्रीधर पाठक की रचना है। अब एक पंक्ति है, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत। किसकी पंक्ति है? हे जन्मभूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत। कोयरीपुर जौनपुर के रहने वाले राम नरेश त्रिपाठी। अब इनसे प्रश्न निकाल लेते हैं। कविता कौमुदी कौन लिखा? कविता कौमुदी 8 भाग में है, कौन लिखा? राम नरेश। अच्छा, राम नरेश त्रिपाठी के कितने खंड काव्य हैं? कौन कौन? हाँ, मिलन, पथिक, मिलन हुआ पथिक से स्वप्न में, बताए थे ना। ये किसकी रचनाएं हैं? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। अब एक रचना इनकी और बच रही है, मानसी। मानसी कौन लिखा? ये मानसी इनके फुटकल रचनाओं का संग्रह है, तो मानसी भी कौन लिखा? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रगीतकार कौन है? दिव्या जी बताइए। हाँ, द्विवेदी युग के प्रगीतकार, प्रगीतकार कौन हैं? ये हैं भैया मुकुटधर पांडे, नहीं पांडेय। पांडे का होता है जी? नामदेव लिखे, अब पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर टेंगा टंगरी तुरी लंघत लंघत जाती थी। एक मुकुटधर पांडे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया? तो मुकुटधर। किसे छायावाद का प्रवर्तक माना गया? तो मुकुटधर पांडे। क्यों?
1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में ये एक लेख लिखे थे। लेख का नाम क्या था? हिंदी में छायावाद। इसलिए मुकुटधर पांडे को क्या कहा गया? छायावाद का प्रवर्तक। ये कितने भाई थे? कौन कौन? लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे और मुरलीधर पांडे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगली श्रृंखला देखते हैं। ये मान के चलो कि जूनियर में 100 में 100 लाना है। अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 100 में 100 पक्का, कच्चा नहीं, पक्का 100 में 100 आएगा अगर इस ढर्रे पे तैयारी किए तो। अब आइए देखते हैं, इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? ये युग की विशेषता है तो द्विवेदी युग की विशेषता है। अब आता है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख आचार्य द्विवेदी किस नाम से लिखे थे? कवियों की उर्मिला, हाँ नकल कर लो, उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा गया था? भुजंग, भुजंग, भूषण, भट्टा, चार नाम से लिखा गया था। ठीक है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। एक प्रश्न और यहां से आता है द्विवेदी युग से। कौन सा कवि प्रशस्ति लिखता था? द्विवेदी युग में कौन सा कवि प्रशस्ति लिखता था? तो गिरधर शर्मा नवरत्न। चलिए, दिमाग आपका कुछ कुछ काम कर रहा है। गिरिधर शर्मा नवरत्न। अब ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर कभी कोई प्रश्न यहाँ से आया हुआ नहीं है द्विवेदी युग में। अब थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका निकालते थे, तो प्रश्न पूछता है कि सरस्वती के यशस्वी संपादक कौन थे? आचार्य द्विवेदी। लेकिन एक प्रश्न और ध्यान देने योग्य है कि द्विवेदी युग में प्रतिनिधि कवि कौन है? द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि, हाँ, अगर द्विवेदी युग की विशेषता देखना हो तो केवल एक ही कवि काफी है। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं क्या कि निसंदेह ये हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त अर्थात गुप्त जी। ठीक है, इसी तरीके से तैयारी करेंगे। अब कोई समस्या? तो आज की श्रृंखला यहीं पे रोकते हैं।